वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी और अमन का सवाल जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है, उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा अहमद, जो जिनका ताल्लुक बहरा यूनिवर्सिटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। डॉक्टर सिद्रा, ये बताएं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अक्सर देखा गया है कि हम कशीदगी की तरफ जो है बात करते हैं, तो पाक भारत जो अमन की सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं कि पाक भारत कशीदगी को कैसे कम कर सकते हैं, और मौजूदा सूरत हाल है उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा आसिफ, ये बहुत बरवक्त सवाल है क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं आप सबके सामने ही हैं। और इस वक्त मुझे बहैसियत एक उस्ताद के और पाकिस्तानी होने के नाते, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इस वक्त जो दुनिया के आप तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कह सकते हैं, उसकी हैसियत से मुझे काफ़ी शदीद किस्म की जो है इस पर कंसर्न है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई आम ममालिक नहीं है। जंग तो इन हालात में जिस तक दुनिया के अंदर वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शिफ्ट आ चुकी हैं, तो जो कंट्रीज नॉन न्यूक्लियर हैं उनके लिए ही बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल है कि वो जंग जैसी किसी क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जबकि पाकिस्तान और इंडिया का केस इस लिहाज से यूनिक है कि ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है और दोनों ही दुनिया की जो कसीर जो यंग पॉपुलेशन है वो रखती हैं। जी। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो रीजन है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसी के मुनासबत से बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा लाकानूनियत है, बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं वो हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स के होते हुए अगर ये दोनों ममालिक डिप्लोमेसी के बजाय जंग की तरफ चले गए हैं, पाकिस्तान यकीनन मजबूरी में धकेला गया है जंग की तरफ, जो कि हमारा किसी तरह से भी ऑप्शन नहीं था। डे वन से जब से इंडिया की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ अटैक करेगा और पाकिस्तान की तरफ अपना एक रिएक्शन देगा पहलगाम अटैक के बाद, उस वक्त से आज तक पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश यही है कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करे, बातचीत के जरिए बहुत ऑफर की गई है। इसमें मीडिएशन के लिए न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को बल्कि सऊदी अरेबिया को और जी। चाइना को, टर्की को और यूनाइटेड नेशंस तमाम फोरम पे पाकिस्तान ने इस बारे में आवाज़ उठाई है और इस बात पे जोर दिया है कि किसी तरीके से हम जंग की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं होगी बल्कि ये दो ममालिक में उस कसीर तादाद की, उस आवाम की होगी जो कि कई अरसे तक जंग के असरात के से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो आपने डेवलपमेंट के हवाले से बात की कि सऊदी अरेबिया, ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इनका तो ये काफ़ी रोल नज़र आ रहा है हमें कि ये जंगबंदी होनी चाहिए और दोनों ममालिक के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि ये जंगबंदी होगी, और ये इसके जो अगर जंगबंदी नहीं हुई तो इसके मज़ीद क्या असरात होंगे दोनों ममालिक पर? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने ये इतना एक बड़ा फ्रंट अब जो खोल लिया है, और 7 मई से आज आप 10 मई में हैं। जी। अब वो पुराने ज़माने की वॉर जो उसको हम एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर है, हम जी। उसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे ना। हम जो वॉरफेयर देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की, वो ना सिर्फ इस लिहाज से यूनिक है कि ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं जो बाकायदा आपस में मिसाइल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए जो है वो टारगेट हिट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी खतरा है कि खुदा न खास्ता ये एक किसी बड़े कैटास्ट्रोफी की तरफ ना मुड़ जाए कि ये बाकायदा एक प्रॉपर न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत इस बात की है कि जिन कंट्रीज़ की तरफ जिनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए उनका भी माजरत के साथ में कोई बहुत एक्टिव रोल नहीं दिखती। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस पहलगाम वाले वाक़े से पहले ही जब उनसे बात की गई थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था, बड़े नॉन सीरियसली उन्होंने कहा कि ये दो कंट्रीज, अच्छा पाकिस्तान इंडिया, जी। उनके दरमियान तो 150 साल से ये कशीदगी चल रही सदियों है। से जारी अब है, आप सोचें बिल्कुल। कि 150 हाँ। साल से जो है पाकिस्तान और इंडिया का तो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे कोई वजूद भी नहीं था। तो आप एक दुनिया की जो बड़ी पावर है उसके जो प्रेसिडेंट की नॉन सीरियसनेस इस तरफ देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी जो है अभी भी पाकिस्तान को तो ये कहा जा रहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे, लेकिन इंडिया की तरफ कोई खास प्रेशर नहीं है। कोई ऐसा प्रेशर जो कि इंडिया को बाकायदा रोज राना की बुनियाद पे पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, इनको हिट करने से रोक सके। और इसके साथ ये एक बहुत बड़ा, मुझे जो रीजनल इसके अंदर पूरा एक स्कोप नजर आता है इंडिया की पॉलिसी का, ये रुकने वाला नहीं है। ये एक फेज के बाद दूसरे फेज, उसके बाद तीसरे फेज में जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है इंडिया का, वो आहिस्ता सा करके आपको अब समझ आ रहा होगा कि इंडिया का जो वाहिद, जो इसका एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक सेंट्रल थीम क्या है इसमें। ये वैसे तो ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है, मल्टीपल फ्रंट पे इंडिया के जरिए अपने मफादात हासिल करना चाह रहा है।
but the main agenda is to take control over Indus water, और इसके साथ साथ कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान को दोबारा से जो उसके एक एजेंडे के अंदर शामिल है कि एक मुकम्मल कश्मीर जो है वो उनके कंट्रोल में, अथॉरिटी में वापस लेना है। तो जिस तरह इलीगली उन्होंने 2019 के अंदर इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया था पाकिस्तान ये कश्मीर को, जम्मू जी। और कश्मीर को, अब ये लार्जर एजेंडा है, यानी पाकिस्तान के पास मौजूद जो जम्मू और कश्मीर है, पाकिस्तान के पास जो गिलगित बल्तिस्तान है, और इसके साथ साथ जो दरिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद, तो ये जो रिजर्व हैं पानी के, जो पानी के डायरेक्शन हैं, इसको भी अपनी डायरेक्शन के ऊपर कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान को उससे महरूम करना है। तो ये लार्जर एजेंडा है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया बहुत सारी चीज़ों पे कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बर्तरी भी पाकिस्तान और दुनिया को मनवा ले। अच्छा डॉक्टर सिद्र, आपको लगता है कि ये भारत जो है वो जंगबंदी के मूड में बिल्कुल नहीं है? क्योंकि आपने ये जैसा कि आपने बात की कि 2019 में कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर लिया, उसके बाद जो है ये पहलगाम वाक़या हुआ रिसेंटली, और उसके बाद पहलगाम वाक़े के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंशन की गई। तो इससे क्या मतलब एक सिनेरियो जुड़ता है एज ए इंटरनेशनल रिलेशन? आप क्या देखती हैं कि इंडिया वाकई में इस मूड में नहीं है कि जंगबंदी की तरफ जाएगा? इंडिया वाकई इस मूड में नहीं है, क्योंकि इंडिया को इस मूड में रखने के लिए या उसको बिहेव कराने के लिए कोई इंटरनेशनल सिस्टम इस वक्त काम नहीं कर रहा। देखिए, दुनिया में जो बड़ी पावर्स होती हैं, उनकी बड़ी पावर ये नहीं होती कि उनकी इकोनॉमी या मिलिट्री कितनी बड़ी है, उनकी एक मोरल अथॉरिटी होती है, सही। मोरल सुप्रीमेसी होती है, जो कि कानून की बालादस्ती की वजह से या कानून को फॉलो करने की वजह से होती है। इस पर जो फलस्तीन के अंदर जिस तरीके से दुनिया के यानी इंटरनेशनल लॉ के कवानीन को जिस तरीके से मजाक बना के रख दिया गया है, उड़ा के रख दिया गया है, आप दुनिया की कोई दूसरी स्टेट को आप पाबंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसराइल को नहीं रोका, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर आप नाकाम रहे हैं, क्योंकि सीरिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसमें इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल बेबस है, लाचार है। तो जब इसी सिचुएशन के अंदर आप इंडिया को अगर मोरली इंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे कि नहीं आप बिहेव करें, आप कवानीन का ख्याल करें, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का ख्याल करें, तो इंडिया के पास इसको फॉलो करने के लिए कोई कानूनी या अखलाकी जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को इतना सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। मैं बात कर रही हूँ जी जी। जो वेस्टर्न पावर्स हैं और खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की। अच्छा, सही। लेकिन मुझे एक बहुत मायूस कुन जो मैं देखती हूँ किरदार है, वो यूनाइटेड नेशंस का भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इस वक्त एक देखा जाए तो एक बिल्कुल गैर फाल इदारे की हैसियत बन के रह गया है। सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान बाकायदा इस बात को लेके गए, इस प्ली को लेके गया है कि वो इंडिया को और पाकिस्तान को मेडिएट करें, बजाय इसके कि उस रेजोल्यूशन के बाद भी कोई जिसे कहते हैं कि जंग रोकने या अटैक्स को रोकने की कोई सलाहियत नहीं है। बिल्कुल कोई सही। इस तरफ मूवमेंट मतलब ही जैसे कि ग्लोबल कस्टोडियन का जैसे रोल होता है यूएनओ का, वैसे नहीं है आप कह रही हैं? वैसे नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया एक के बाद एक वॉर्स में जा रही है, एक के बाद एक से ज्यादा हॉस्टाइल वॉर में जा रही है, जिसमें लोगों की मतलब जेनोसाइड भी हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ आपके रिसोर्सेज पूरे तबाह हो रहे हैं, तीसरी तरफ आपके न्यूक्लियर कंट्री के अर्बन सेंटर्स को हिट किया जा रहा है और उसको बिल्कुल नॉर्मल लिया जा रहा है। अच्छा दुनिया की डॉक्टर तरफ से सिद्रा, वो जैसे फिक्र, वो लीग ऑफ परेशानी नजर नहीं आती। नेशन, डॉक्टर सिद्रा जैसे लीग ऑफ नेशन का वो जो रोल था वो वैसे ही था, अभी यूएनओ का जो है वैसे ही रोल नजर आ रहा है, जैसे लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई उसके बाद। हाँ, जो इसका जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल एक रियलिस्ट पैराडाइम के अंदर है कि माइट इज राइट, और इस पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं करता, क्योंकि फंक्शन करने के लिए इस बात को इक्वेट किया जाता है कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। जब आप ताकतवर हैं तो आपके लिए कोई कानून नहीं है, बल्कि आपकी ताकत ही आपका कानून है, आपका डंडा ही आपका कानून है, और उसके जरिए ही आप अपने जो भी एजेंडाज हैं, जो भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, आप उसको अचीव करते हैं। तो इस सूरत में वो तमाम कंट्रीज जो किसी भी लिहाज से या तो कमजोर हैं या डिफेंसिव पोजीशन पे हैं, वो बिल्कुल मर्जी पर है, वो बिल्कुल रहमो करम पे है उस पावर के जो ऑफेंसिव पावर है, उनसे कई गुना बड़ी है या उनसे ज्यादा इंटरनेशनली असर रसूख रखती है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा अहमद, आपने हमें कीमती बातों से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रही थी प्रोफेसर डॉक्टर सिद्रा अहमद, जो बहरा यूनिवर्सिटी में आईआर की प्रोफेसर हैं। उनका कहना था कि ग्लोबली जो यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ ने अपने मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया और फॉर्मेट हुई, तो उसके बाद देखा जाए तो इतनी मुसलसल जंगें हुई हैं और अभी भी जंगें हो रही हैं। फ़लस्तीन इजराइल वार देख लें, उसमें भी उसका कोई रोल नहीं है। और अब पाक भारत कशीदगी के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें भी यूएनओ का कोई ख़ास रोल नहीं है।
तो नाजरीन हम यहाँ पे एक लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।